हेलो बच्चों, क्लास 9th। पिछले लेक्चर में बेटा आपा ने एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट कर लिया था। उसका एक ही एग्जाम्पल था, वो भी आपा ने कर लिया। उम्मीद करूँगा कि आपने भी उनको अपने फेयर कॉपी में किया है। ओके बेटा, अब आप आगे बढ़ते हैं। हमारा 11 चैप्टर भी हो गया। अब हमारा चैप्टर है कौन सा गया बेटा? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ रहता बेटा, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ भी हो गया जिसका कि टेस्ट है 26 को, 10 भी हो गया बेटा, 11 कंस्ट्रक्शन आपा ने कंप्लीट कर दिया, 12 भी कर लिया था वो हीरोन फार्मूला, 13 भी आपा ने कर लिया। 13 में कौन सा था? 13 एरिया एंड वॉल्यूम वाला। 14 भी आपा ने कर लिया है, मीन मोड मीडियन, और वो टेबल आप बना रहे थे। ओके, और 15 प्रोबेबिलिटी भी हो गया। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 एक ये रहता है बेटा, जो कि लास्ट चैप्टर है बेटा, जो कि हम करना आज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान से देखना है चैप्टर नंबर 5। तो जैसे कि आपको टेस्ट के बारे में मैंने बताया, 26 का आपका चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट है। तो बढ़िया तरीके से बेटा उसकी रिवाइज करते रहिए। वैसे तो रिवाइज मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, जितनी मेरे से हेल्प हुई उतनी मैं आपकी जो रिवाइज है वो आपको करवा दूंगा। और जो आपको लगता है कि ये वर्क रह जाएगा तो उसको भी आप करते रहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लाइड जियोमेट्री। यूक्लाइड जियोमेट्री बेटा, इन्होंने कुछ फार्मूले बनाए हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो इसमें बोला गया इंट्रोडक्शन, तो उनके बारे में हमें पता करना है कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे होगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, किसी लाइन के बारे में, या एक पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा सकती है, सर्कल के बारे में रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कहता है इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आप जो भी आंसर दो उनकी रीजन देना है, ये नहीं कि सीधा आप ट्रू लिख दोगे। और मैं आपको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप फेयर कॉपी में करते समय कुछ बच्चे शायद ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 डाला और ट्रू लिख दिया। तो ऐसे नहीं लिखना बेटा। अब स्टेटमेंट तो लिखनी लिखनी है, स्टेटमेंट के नीचे अकेला ट्रू लिख दोगे तो फिर वो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। तो कोई बात उसके पीछे, उसको ट्रू करने के लिए कोई भी बात हमें साथ में बतानी पड़ेगी और वो सॉल्यूशन में भी ऐड करना होगा। ओके बेटा, तो ओनली ट्रू और ओनली फॉल्स से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको कुछ रीजन भी डालना है। उम्मीद करूंगा कि रीजन आपको पता है। ओके बेटा, वीडियो थोड़ा सही कर लेते हैं इसकी क्वालिटी। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। बोला गया ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन पास। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला ही पार्ट है। क्वेश्चन में बोला गया ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन पास, ठीक है बेटा, कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये एक क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा लिख के बता रहा हूँ कि आपको फेयर कॉपी में कैसे लिखना है, थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओके बेटा, ये एक क्वेश्चन मैं आपको करके दे रहा हूँ कि आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है। बिना स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स लिख दोगे तो समझ ही नहीं आएगा किसके बारे में आप बात कर रहे हो। वीडियो थोड़ी सही नहीं बन रही, उसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहता है किसी सिंगल पॉइंट से, जैसे ये एक सिंगल पॉइंट है, इससे कहता है एक ही लाइन पास हो सकती है। ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है बेटा? कहता है इससे एक ही लाइन पास होती है। देखो एक लाइन तो ये पास हो गई, देखते देखते एक लाइन और पास कर दी, एक लाइन और पास कर दी,
एक लाइन और पास कर दी, तो ये तो 4-5 अपने बनाई है वो लाइन तो कितने भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप ही बताओ जो इसने आपको कहा है वो आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। इसने कहा कि एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन ही पास हो सकती है। अब आप खुद बता दो एक पॉइंट से एक ही लाइन पास हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो इसका क्या आंसर लिख दोगे? फॉल्स। अब देखो अपन ने ये जो बना दिया तो इसने पूरा पूरा आइडिया दे दिया कि ये जो बात है वो फॉल्स है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ऊपर स्टेटमेंट और नीचे उसके बारे में आप अगर उसको फॉल्स कह रहे हो तो इसका पूरा का पूरा आपको रीजन देना है कि आप इसको फॉल्स क्यों कह रहे हो। ओके बेटा, तो ये हमें बताना है। तो उम्मीद करूंगा कि अब थोड़ा वीडियो क्वालिटी साफ हो गई बेटा, कई बार हो जाता है सही नहीं बनती। अब इसके बाद आगे वाले क्वेश्चनों में हमें ध्यान देना बेटा। कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट होते हैं अलग अलग। कहता है दो अलग अलग पॉइंटों से, जैसे ये दो पॉइंट है, इनसे बहुत लाइन पास हो सकती है। कितने भी लाइन खींच सकते हो। लो जी, एक लाइन तो मैंने ये खींची, ठीक है। अब दूसरी लाइन ऐसी लाइन खींचो जो इन दोनों पॉइंटों से होके जाएगी। कोई पॉसिबल ही नहीं है बेटा। लाइन आपको अगर खींचनी है तो बिल्कुल स्ट्रेट खींचनी है, ये नहीं कि लो जी ये लाइन खींच दी। ये कोई लाइन नहीं है बेटा, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जैसे ये लाइन खींची है। तो ये एक कोई लाइन नहीं, ये कर्व है। जो चीज सीधी नहीं होती वो एक कर्व होता है। ओके बेटा, तो आप बताइए अगर ये दो पॉइंट में ए और बी बनाता हूं, उससे क्या आप एक ही लाइन खींच पा रहे हो या एक से ज्यादा? तो आपने ध्यान से देखा होगा मैं एक ही खींच पा रहा हूं, और इसने कहा कि बहुत खींची जा सकती है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको ट्रू और फॉल्स बताने के लिए जो रीजन बताया गया है उसके बारे में पूरी बात करनी है। ओके बेटा, इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल के साथ करना है। आगे बोला ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन होते हैं, किसी लाइन को अपन जैसे चला के, ये इनिशियल पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अपन यहां इसको रोक दिया। तो कहता है एक ऐसी लाइन है जिसको आपने कहीं से बढ़ा के कहीं रोक दिया। इसको कहता है क्या दोनों साइड से प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। याद करो अपन ने पीछे क्वेश्चन किए थे तो अपन खुद कंस्ट्रक्शन कर लेते थे। कोई लाइन को ऐसे बढ़ा दिया, कोई लाइन को ऐसे बढ़ा लिया, जरूरत के अनुसार बढ़ाते थे ना। तो ये इसने कहा कि कोई भी लाइन को प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी जो है ये हम करते थे, तो ये इसने जो बात बताई है वो ट्रू है, क्योंकि ये चीज तो अपन खुद करते थे। तो अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं किया जा सकता। अगर नहीं किया जा सकता तो अपन किसी फिगर में किसी लाइन को कैसे बढ़ा लेते थे। हाँ जी, आगे नेक्स्ट है इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। तो यहां जो वर्ड आया वो रेडी आया है, RADII, ऐसा कोई वर्ड है। ठीक बेटा, रेडी। आप जो लिखा करते थे वो रेडियस होता था। पहले तो आप बताइए रेडियस और रेडी में डिफरेंस क्या है? बेटा रेडियस एक वचन है और ये बहुवचन है। हालांकि ये हिंदी का टॉपिक नहीं है, फिर भी बात में बीच में बात आई क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, रेडियस और रेडी में अंतर क्या है। जब एक से ज्यादा सर्कल बन रहे हो तो हम रेडी वर्ड है वो यूज करते हैं, और जब एक सर्कल बन रहा हो तो हम क्या यूज करते हैं? रेडियस। ओके बेटा, इस चीज के लिए मैं आपको बता रहा था कि इन चीजों का पता हो तो बेटर होता है हमारे लिए। हाँ जी, कहते हैं दो इक्वल सर्कल है, दोनों एक साइज के सर्कल है। जो इसका साइज है वो इसका साइज है, सेम डिट्टो है एक दूसरे से। तो कहता है उनकी जो रेडियस है वो भी इक्वल होगी। तो आप बताओ सर्कल खींचे कैसे जाते हैं? आप सर्कल के लिए क्या पैमाना यूज करते हो? आप यहाँ इतना खोला और ऐसे इसको खींच देते हो। तो अगर ये घेरा दोनों में बराबर है, क्योंकि घेरा ही बराबर है, सर्कल बराबर है, तो घेरा आपने खींचा किससे? रेडियस से ही तो खींचा है आपने। तो अगर दोनों का घेरा ये बराबर है तो दोनों को बनाने का तरीका ही रेडियस है, तो ऑब्वियस है रेडियस भी बराबर होगा। तो ऐसे फिगर बना के ट्रू लिख देना, और तो हम इसके बारे में क्या बताएंगे। ओके बेटा, if the circle are equal then we can say that also radii of there is equal। अगर सर्कल दो इक्वल है तो उनकी जो रेडी है वो भी इक्वल होगा। आगे आपको जो अगला है उसमें कुछ फिगर दे रखा है, AB PQ और XY।
ठीक बेटा, गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, ये गिवन है बेटा आपको। आपको देन देखना है कि तब देख के बताओ कि जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर है या नहीं। तो कुछ बच्चे तो समझ गए और उन्होंने इसका आंसर भी दे दिया होगा कि इसका आंसर क्या देना है। आप बताओ बेटा, ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ये और ये एक बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ये इसके बराबर है। तो आप बताओ क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी बराबर हो गया। तो यस ट्रू, इसका ट्रू आंसर ही होगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा ये अच्छे से आपको समझ आया है। और फिर कॉपी में आप इसको करते समय इस तरह करोगे जो मैंने आपको तरीका बताया है। क्वेश्चन का ये नहीं कि आपने जैसे पार्ट नंबर 5 लिखा और नीचे ट्रू लिख दिया, इस तरह लिखोगे तो बेटा आपको कल को खुद ही नहीं समझ आएगा कि आपने किस चीज को ट्रू बोला है। तो इसलिए पूरा डिटेल से जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको डेफिनेशन देनी है कुछ बातों की। आर देयर अदर टर्म द नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। कहता है कि इनको किसी और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। व्हाट आर दे, ये क्या चीज है। एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उनको कैसे डिफाइन करोगे। मतलब कोई आपको वर्ड मिलेगा, आपको उनके बारे में बताना है कि ये बेसिकली क्या है। ओके बेटा, तो उसके बारे में डेफिनेशन देनी है आपको। पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? तो ये फिगर बना दिया आपने बेटा, एक्स वाई ए बी। ठीक बेटा, दोनों पैरेलल लाइंस। तो अब हमें डेफिनेशन बतानी है। टू लाइंस, ये दो लाइन है। ठीक बेटा, दे हैव नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। ठीक है बेटा, ऐसी दो लाइन जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, वो लाइन विच लाइन आर कॉल्ड, which lines are called parallel lines। ठीक है बेटा, इस तरह की लाइंस को क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस बोला जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये कॉमन पॉइंट आपने क्या वर्ड यूज किया, इसके बारे में हमें समझ नहीं आया। बेटा जब दो कोई लाइन आपस में इस तरह इंटरसेक्ट कर जाए तो ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो कॉमन है। तो ऐसी लाइन जिनमें कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, मतलब वो लाइन कभी टकराएगी नहीं, क्योंकि टकराते ही कॉमन पॉइंट बन जाता है। अगर दो लाइन ऐसे आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है तो इसका मतलब उनके बीच में कॉमन पॉइंट है। हमने कहा ऐसी लाइन जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो ही ना। ठीक है बेटा, तो वो उस तरह की लाइन को क्या बोला जाएगा? पैरेलल लाइंस बोला जाएगा। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, इसकी हमने डेफिनेशन विद फिगर भी इसको बताया है। तो इस तरह से आप क्लियरिटी के साथ बताओगे तो और बेटर रहेगा। डिफाइन करना है, सीधी सी बात है आपको इन चीजों को। परपेंडिकुलर लाइंस, जो सेकंड पार्ट है। परपेंडिकुलर लाइंस, तो ठीक बेटा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई ए बी। ठीक बेटा, तो टू लाइंस, अब की बार भी दो ही लाइंस है बेटा, विच इंटरसेक्ट ईच अदर। अब की बार दोनों है वो इंटरसेक्ट कर रही है, देख लो आपस में टकरा रही है, ये लाइन इसमें टकरा रही है इस पॉइंट पे। ठीक है बेटा, टकरा तो रही है पर किस एंगल पे टकरा रही है? 90 डिग्री। टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल, एट 90 डिग्री, लिख दिया डिग्री, एंगल, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। तो इस तरह के लाइंस को क्या बोला जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस बोला जाएगा। ओके, तो साथ में फिगर भी बना दो और साथ में आगे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख दो कि ये किस तरह की बात आप कर रहे हो।
आगे है नेक्स्ट ए लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? एक ऐसी लाइन जो जिसमें टर्मिनेट, जो जहां जाके रुक गई है। अपन ये देखा होगा कि कोई क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें लिखा जाता है टेक ए लाइन सेगमेंट। तो आप एक लाइन ले लेते हैं जैसे 5 सेंटीमीटर की, यहां से यहां तक, मतलब जो फिक्स हो भी ये 5 सेंटीमीटर की है, वो एक लाइन सेगमेंट है। तो ए लाइन विच हैव terminate point is called line segment। ठीक है बेटा, एक ऐसी लाइन जिसमें टर्मिनेट पॉइंट हो, मतलब ये कहां तक रुक गई है। जैसे अपन एक 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले लिया, 20 सेंटीमीटर का ले लिया, तो हमें 20 पे जाके रोक देना है। तो एक ऐसी लाइन जिसमें टर्मिनेट पॉइंट हो, मतलब कहां रुक गई है ऐसा पॉइंट है, वो लाइन क्या कहलाती है बेटा? लाइन सेगमेंट कहलाती है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? ठीक बेटा, ये होती है रेडियस ऑफ सर्कल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कहां से स्टार्ट होता है? सेंटर ऑफ सर्कल से होता है, कहां तक जाता है? सर्कल के ऊपर तक जाता है। ए लाइन सेगमेंट विच हैव इनिशियल पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, दोबारा से देखो, एक लाइन सेगमेंट है तो ये भी लाइन सेगमेंट, ए भी इसका नाम दे देते हैं। ए लाइन सेगमेंट विच हैव इनिशियल पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर है, एंड टर्मिनेट पॉइंट इज, जो रुकने वाला पॉइंट है, टर्मिनेट पॉइंट इज ऑन द सर्कल। जो टर्मिनेट पॉइंट है वो कहां पे है? सर्कल के ऊपर है। कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? सर्कल की रेडियस बोला जाएगा। ओके बेटा, तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया। आगे स्क्वायर पूछा। स्क्वायर तो बड़ा आसान है बेटा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड आपस में इक्वल हो, चारों की चारों साइड आपस में इक्वल हो और साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाता हो। A quadrilateral which have four sides are all equal and also make each other 90 degree angle are called square। ओके बेटा, समझ आ गया? तो आज जो आपको वर्क करना है रिटर्न करने के लिए, ये 2 ही वर्क है बेटा। 26 का टेस्ट आपको वो भी तैयारी करनी है, इसलिए आज जो आपको राइट करने के लिए वर्क दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, और फिर कॉपी में बेटा इस वर्क को करते रहना। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन, ये हो गया। इसके बाद हम करते हैं रिवीजन। रिवीजन में हम चैप्टर नंबर 9 पे थे। 9 में अपन ने क्या रिवाइज कर लिया? 9.3 में थे। ओके बेटा, तो अपन ने 9.3 एक्सरसाइज के 13 तक क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। तो आज जो आपको रिवाइज करना है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 3 क्वेश्चन तो ये है, और साथ में इसके एग्जांपल दे देता हूं बेटा आपको मैं 9.3 के। इसके एग्जांपल कौन कौन सा बेटा? 9.2 के तो कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 दो ही एग्जाम्पल है बेटा, ये 2 एग्जाम्पल। ओके बेटा, तो आज का जो आपका रिवीजन का वर्क है वो चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9.3 का 14, 15, 16 और 2 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। ओके बेटा, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये आपका वर्क है रिवाइज करने के लिए, और राइट करने के लिए वर्क आपको दे ही दिया है। ओके बेटा, इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। थैंक यू।